अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं कामरान रशीद एडवोकेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिनोवो ट्रायल। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे डिनोवो ट्रायल किस ट्रायल को कहा जाता है, डिनोवो ट्रायल के लिए किन ग्राउंड्स का होना और इसकी रेलिवेंट प्रोविजंस क्या हैं। एक्चुअली ये जो डिनोवो वर्ड है ये एक लैटिन टर्म है। इट मीन फ्रेश, इब्तिदा से अद सीरोनो। जब कोई एक ट्रायल कोर्ट में कंटिन्यू है, जब उसकी प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू है, उस प्रोसीडिंग्स के ख़िलाफ़ यह फैसला कोर्ट ने जारी कर दिया, कोर्ट ने अपनी डिक्री, आर्डर या जजमेंट जारी कर दी है, या कोर्ट उस प्रोसीडिंग्स की फ़ाइनल स्टेजेस हैं, कोर्ट उसमें आर्डर या डिक्री या जजमेंट अनाउंस करने वाली है। जब कोर्ट को लगे कि ये ट्रायल इस प्रोसीडिंग को इब्तिदा से, इसको शुरू ही से इसकी कार्रवाई को स्टार्ट किया जाए, या उस आर्डर को, जजमेंट को एपीलेट अथॉरिटी में या रिवीजनल अथॉरिटी में चैलेंज किया जाता है। जो एपीलेट कोर्ट है वो अपने सब ऑर्डिनेट कोर्ट को आर्डर इशू करती है कि इस ट्रायल को, इस प्रोसीडिंग्स को अगेन स्टार्ट से, इब्तिदा से शुरू किया जाए। इसमें जो एविडेंस है वो भी इब्तिदा से, शुरू से रिकॉर्ड की जाए। इसकी इंक्वायरी ट्रायल जब वो अगेन रिकमेंस होगी उसको हम डिनोवो ट्रायल कहते हैं। सबसे पहले इसका जो बेसिक लॉ है वो आर्टिकल 10A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो कहता है राइट ऑफ फेयर ट्रायल, जिसमें कहा गया फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सिविल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम। किसी भी शख्स के खिलाफ कोई सिविल लिटिगेशन है या कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, उस शख्स के पास राइट है कि उसका ट्रायल फेयर ट्रायल हो, विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो। फेयर ट्रायल का मतलब है कि उसका ट्रायल साफ शफाफ हो, लॉ के तहत हो, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इट मीन जिस शख्स के खिलाफ कोई एलिगेशन है, कोई इंक्वायरी है, कोई चार्ज है, उस शख्स को भी सुनने का मौका दिया जाए, उसको भी उसके डिफेंस में वो अपने एविडेंस, अपने विटनेसेस कोर्ट में पेश करे, वो अपना दिफा करे फेयरली। उसके पास राइट है, उसको आप ज़बरदस्ती कोई उससे एविडेंस, कोई बयान, कोई कन्फेशन नहीं ले सकते, उसके पास मुकम्मल राइट है। ये है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आर्टिकल 25 ये भी कहता है इक्वालिटी ऑफ सिटीजन के पाकिस्तान के जितने भी शहरी हैं वो लॉ की नज़र में बराबर है। यह भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के ज़िम्मे में आता है। जब कोर्ट में कोई भी प्रोसीडिंग होगी वो एक फेयर ट्रायल होगा और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होगा। दोनों पार्टी को सुनने का मौका दिया जाएगा, फिर बाद में कोर्ट उस प्रोसीडिंग्स पे, उस ट्रायल में कोई अपना डिक्री या जजमेंट इशू करती है। अब इसका हम जो रेलिवेंट प्रोविजन देख लें, जब एक ट्रायल है क्रिमिनल ट्रायल में सबसे पहले एफआईआर होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन में भी बहुत पार्टी को सुना जाता है, फिर इसका चालान कोर्ट में पेश होता है। चालान पेश होने के बाद सबसे पहले जो कोर्ट काम करती है वो डॉक्यूमेंट सप्लाई करती है पार्टीज़ को, फिर इसके बाद चार्ज फ्रेम करती है। चार्ज जब फ्रेम होता है, चार्ज फ्रेम होने के बाद एविडेंस रिकॉर्ड होती है। जब एविडेंस रिकॉर्ड हो जाती है, इसके बाद फाइनल स्टेज होती है, वो होती है जजमेंट। जब फाइनल स्टेज आ जाए, कोर्ट को लगे कि इस चार्ज में सेक्शन 229, 231, 232 CRPC के तहत कोर्ट को लगे कि इस चार्ज में कोई मटेरियल एरर है, कोई डिफेक्ट है, या इस चार्ज को इसमें इजाफा करना चाहिए या इस चार्ज को डिलीशन करना चाहिए, कोई अल्ट्रेशन भी हो सकती है, एडिशन भी हो सकती है, डिलीशन भी, कोर्ट को इटसेल्फ लगे, या आप इस प्रोसीडिंग के खिलाफ कोई रिवीजन करें 439 के तहत या 533 सेक्शन CRPC के तहत कोर्ट को लगे कि इसमें कोई चार्ज में मटेरियल है, ये डिफेक्ट है, फिर कोर्ट उस मुकम्मल प्रोसीडिंग्स को, उस मुकम्मल ट्रायल को दोबारा अगेन इब्तिदा से स्टार्ट कर सकती है। जब उसका चार्ज, न्यू चार्ज फ्रेम होगा, उसमें न्यू अल्ट्रेशन होगी या डिलीशन होगी, फिर न्यू चार्ज फ्रेम होगा। इसके बाद दोबारा जो विटनेस होंगे उनको दोबारा रिकॉल किया जाएगा, एग्जामिनेशन दोबारा अगेन न्यू स्टार्ट से एविडेंस को भी रिकॉर्ड किया जाएगा, एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस। फिर ये मुकम्मल जो कार्रवाई है, प्रोसीडिंग है, इसको दोबारा अगेन स्टार्ट किया जाएगा। ये ग्राउंड्स हैं, ये एक डिनोवो ट्रायल के ज़िम्मे में आता है। इसके बाद 349 जिसमें कोर्ट है, कोर्ट या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है या थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट, इनके पास एक लिमिटेड पावर है सेंटेंस ग्रांट करने की।
थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट के पास सिर्फ 1 मंथ की पावर है और जो सेकंड क्लास है इसके पास 1 ईयर की सेंटेंस ग्रांट करने की पावर है। जब इनके पास कोई ट्रायल है, कोई केस है, जब इनको लगे कि अक्यूज़ पर्सन को, मुलज़िम को इसमें ज़्यादा पनिशमेंट देनी चाहिए, तो वो इस केस को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को रेफ़र करेगी। फिर मजिस्ट्रेट इस ट्रायल को, इस प्रोसीडिंग को इब्तिदा से स्टार्ट करेगा, चार्ज फ्रेम होगा, फिर इसमें जो एविडेंस है वो न्यू एविडेंस रिकॉर्ड होगी, दोबारा इसमें जो विटनेसेस को कॉल किया जाएगा। ये भी एक ग्राउंड्स है डी नोवो के लिए। 350 इसमें भी यही है कि जब कोर्ट है, एक कोर्ट में प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू है, उस कोर्ट में जज साहब का ट्रांसफ़र हो जाता है जब कोई न्यू जज आता है। जब एक न्यू जज साहब आते हैं, उनको लगे इसकी जो प्रोसीडिंग है, इसकी जो एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस है, इसमें एविडेंस को इब्तिदा से अगेन शुरू से रिकॉर्ड किया जाए, ये भी उस एक न्यू जज है जो उसको हम सक्सेसर बोलते हैं, उसके पास भी एक राइट है कि ये ट्रायल को डी नोवो ट्रायल 350 के तहत किया जा सकता है। इसके बाद 376 इसमें जब हाई कोर्ट के पास कोई रेफरेंस जाता है कि पनिशमेंट को या कंफर्म किया जाए या अनल किया जाए, हाई कोर्ट भी अपने सब ऑर्डिनेट कोर्ट को इशू कर सकती है आर्डर के इस ट्रायल को भी रिकमेंड्स किया जाए, इसमें दोबारा कोई चार्ज फ्रेम किया जाए, एविडेंस को इब्तिदा से अगेन रिकॉर्ड किया जाए। ये भी एक डी नोवो ट्रायल के ज़िम्मे में एक ग्राउंड्स है। ये था हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 के तहत जो डी नोवो ट्रायल के लिए ग्राउंड्स हैं। अगर हम सिविल प्रोसीजर कोड के तहत देखें तो इसमें सेक्शन 151 है इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट। इसमें कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है, जब भी कोर्ट को इटसेल्फ लगे या कोई आप एप्लीकेशन देते हैं, कोर्ट को लगे कि इस ट्रायल को, इस एविडेंस को अगेन रिकॉर्ड किया जाए, इस ट्रायल को दोबारा स्टार्ट किया जाए या शुरू से इसको कार्रवाई को अमल में लाया जाए, तो कोर्ट के पास इख्तियार है कि उस ट्रायल को अगेन डी नोवो ट्रायल के ज़िम्मे में ला सकता है। या इसमें जो हमारा आर्डर 18 है, रूल 17, इसमें भी एविडेंस, रिकॉलिंग ऑफ एविडेंस, रिकॉल ऑफ विटनेसेस भी लाया जा सकता है। ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आप दोस्तों को अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।